तो दोस्तों फ़िल्म की कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग से, जहां हज़ारों की तादाद में सिख अफराद जमा हुए होते हैं। तभी एक लड़का देखता है कि उनके ऊपर से कुछ जहाज़ गुज़र रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वहां ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है, जो अपने सोल्जर्स को उन सब लोगों को ख़त्म करने की कमांड देता है। और देखते ही देखते वो सब सोल्जर्स उन सब सिखों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर रख देते हैं। इसके बाद हमें 1940s के वर्ल्ड वार का टाइम दिखाया जाता है, जहां अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि अगर आप इस वर्ल्ड वार में हमारा साथ दोगे तो हम हमेशा के लिए भारत को छोड़ देंगे। लेकिन जब भारतीयों की मदद से अंग्रेज वर्ल्ड वार जीत गए तो उन्होंने उल्टा भारतीयों को ही अपना गुलाम बना लिया और इन पे तरह तरह के जुल्म सितम शुरू कर दिया। यहाँ कृपाल सिंह नाम का एक क्रांतिकारी ने आवाज़ उठाई कि किस तरह अंग्रेज़ों ने उनसे झूठ बोला और उनको धोखा दिया। लिहाजा अंग्रेज़ सरकार कृपाल सिंह का मुंह बंद कराने का फैसला करती है। इस काम के लिए वो तिरंत सिंह को आगे करते हैं, जो होता तो भारतीय है मगर नमक वो गोरों का खाता है। तिरंत सिंह यहाँ जाकर मिस्टर नायर से मिलता है, जो कि लॉयर होता है, और उसको कहता है कि कृपाल सिंह को किसी भी तरह जेल में बंद करवा दो। कोई भी झूठा सच्चा केस बना के तुम ये कर सकते हो। नायर इस काम के लिए मान जाता है और इस तरह तेराल नायर को अंग्रेज़ों को ऑफिशियल लॉयर हायर करता है। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और नायर बड़ी ही चालाकी से यहाँ कृपाल सिंह को क्रिमिनल प्रूव कर देता है। वो कोर्ट में कहता है कि कृपाल सिंह खुद बम बनाकर अंग्रेज़ों और भारतीयों को ख़त्म कर रहा है। कृपाल सिंह को जज अब कुछ सालों की सज़ा सुना देता है। कृपाल सिंह यहाँ से जाते हुए नायर से कहता है कि तुम वकील तो अच्छे हो मगर गलत लोगों का साथ दे रहे हो। मगर नायर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। जीतने की खुशी में अंग्रेज़ सरकार नायर के लिए पार्टी अरेंज करते हैं, जिससे नायर बहुत खुश होता है। एज सच इससे उसकी इज्जत बढ़ती है। अब जहां एक तरफ नायर अपनी जीत की पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, वहां दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार जलियांवाला बाग में फिर से मासूम भारतीयों को कत्लेआम शुरू कर देती है और लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जिंदा बचता है और अपने आसपास सिर्फ लाशें देखकर दहल जाता है। अब इससे पहले कि ये बात बाकी भारतीयों को पता चलती, अंग्रेज ऑफिसर तिरंत के साथ मिलकर जलियांवाला बाग को जलवा देते हैं, ताकि ये बात कभी बाहर ही ना निकले कि उन सब मासूम भारतीयों के साथ क्या हुआ, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो सारे भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पे उतर आते। इसलिए उसको जलाकर सब खत्म कर दिया गया। इसके बाद जब मरे हुए लोगों के घर वाले एहतजाज करते हैं और अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो अंग्रेज़ सरकार सबको 25 रुपये मुआवजा देने की पेशकश करती है और उनसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेती है। मगर कुछ लोग अंग्रेज़ सरकार के इस भीख से इनकार कर देते हैं और उनके खिलाफ खुल्लम खुल्ला एहतजाज में लग जाते हैं। अंग्रेज़ सरकार इनका मुंह बंद करवाने के लिए एक काबीना बिठाती है, जिसके ज़्यादातर मेंबर अंग्रेज़ों के खरीदे हुए थे। इस काबीना में नायर भी अंग्रेज़ों की तरफ आया होता है। इस काबीना का बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी तरह से ये प्रूव कर दिया जाए कि वो सब सिख लोग टेररिस्ट थे और अंग्रेज़ सरकार ने टेररिस्ट को ख़त्म किया है। यहाँ वो उसी छोटे बच्चे को बेसिकली नायर देख लेता है, जो उस दिन बच गया था, और अंदर जाकर वो ये समझ चुका था कि अंग्रेज़ सरकार गलत है और ये सब झूठे हैं। इसके बाद नायर तिरंत सिंह से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आप लोग ये सच क्यों छुपा रहे हैं, मगर तिरंत इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नायर जब वहाँ से जाने लगता है तो उसको वही छोटा बच्चा फिर से नज़र आता है। नायर उसको बोलते हैं कि उसको ये सब छोड़कर तालीम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी तालीम पूरी करनी चाहिए। मगर वो बच्चा नायर को सब कुछ बताता है कि उस दिन असल में हुआ क्या था और किस तरह हज़ारों लाखों भारतीयों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया था, जो सुनकर नायर की रूह कांप जाती है। अगले दिन जब काबीना के फैसले का दिन होता है तो
सारे ही मेंबर अंग्रेज सरकार के हक में फैसला सुनाते हैं, मगर यहाँ नैयर उनके अगेंस्ट फैसला सुनाता है। बट क्योंकि बाकी सब मेंबर अब अंग्रेज़ों के साथ थे, तो नैयर की अपील पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तिरंत नैयर से कहता है कि उसको अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। नैयर चुप करके वहाँ से चला जाता है और सीधा उस बच्चे के पास जाता है, मगर तब तक वो बच्चा अपनी जान दे चुका होता है, जो देखकर नैयर का दिल टूट जाता है। ये सब साथ खड़ी हुई एक लड़की, जिसका नाम गुलप्रीत होता है, वो देख रही होती है और नैयर के वहाँ से जाते ही उससे मिलती है। वो उसको बोलती है कि आप मेरी इंस्पायरेशन थे, मगर आप भी अंग्रेज़ों के सामने झुक गए। जो सुनकर नैयर उसको कहता है कि मैं अकेला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता, और ये कहकर वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रीत खुद ही उस अंग्रेज़ ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस फाइल कर देती है। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होती है और सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि प्रीत अकेली नहीं थी, बल्कि नैयर भी उसके साथ था, क्योंकि नैयर ने प्रीत के साथ मिलकर भारतीयों को इंसाफ दिलवाने की कसम खाई थी। अब केस वाले दिन नैयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज करता है, जिसका अंग्रेज सरकार के पास कुछ भी जवाब नहीं होता है। एक के बाद एक करके वो अपने सारे पॉइंट वहाँ जज के सामने प्रूव कर देता है। अब अंग्रेज़ ऑफिसर डायर, जो इस सब के पीछे होता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो जज बैठा होता है, भले ही वो अंग्रेज़ सरकार का बिठाया होता है, लेकिन उसका दिल भारतीयों के लिए मोम की तरह होता है। अब हर तरफ जलियांवाला के आर्टिकल पब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। उस हादसे की न्यूज़ अब हर तरफ आग की तरह फैल चुकी होती है। यहाँ ऑफिसर डैनियल एक न्यू लॉयर को हायर करते हैं, जो उनको अब लॉयर नैयर से बचा सकता था, जिसका नाम मैकेली होता है। तिरांत अब मैकेली से मिलता है और उसको नैयर के ख़िलाफ़ खूब भड़काने लग जाता है। बेसिकली मैकेली होता तो इंडियन है, मगर वो ब्रिटेन ऑफिसर की नाजायज़ औलाद होती है। यहाँ तिरंत उसको भड़का के अंग्रेज़ के साथ देने पे राज़ी कर लेता है। अब अगले दिन हमने कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब नैयर और मैकेली दोनों आमने सामने होते हैं। मैकेली बड़े ही क्लेवर तरीके से नैयर के अब तक के सारे वैलिड पॉइंट्स को इनवैलिड प्रूव कर देता है, जिससे काफ़ी हद तक केस सब अंग्रेज़ सरकार के हक में चला जाता है। असल में मैकेली ने यहाँ सारा झूठ बोला होता है, मगर नैयर के पास अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता था, जिससे वो ये प्रूव कर सके कि मैकेली झूठा है। कोर्ट नेक्स्ट डेट तक पेंडिंग हो जाती है। अब नैयर बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि वो सबूत और गवाह कहाँ से लाए, जिससे वो उन सब भारतीयों को इंसाफ दिलवा सके। और फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद उसको एक रास्ता मिल जाता है। अगले दिन हियरिंग में नैयर मिस्टर डायर को कटखड़े में बुलाता है और अपने अल्फाजों के जाल में उलझा देता है, और डायर अपने ही बातों में फंसता चला जाता है और भारतीयों के खिलाफ उसकी नफरत अब उसकी बातों से जाहिर होने लगी थी। मगर इससे पहले कि ऑफिसर डायर जोश में आकर कुछ भी कन्फेस करता, मैकेली बीच में आ जाता है और उसको इंटरप्ट करके नैयर से कहता है कि अगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो पेश करे, वरना अदालत का वक्त ज़या ना करे। जिसके बाद जज नैयर से कहते हैं कि अपने सबूत और गवाह पेश करें, लेकिन उस वक़्त नैयर के पास कोई भी पुख्ता सबूत और गवाह नहीं होते, जिसकी वजह से ये अदालत ऑफिसर डायर को बाइज़्ज़त बरी कर देती है। और यहाँ पे प्रीत और नैयर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी उन सिखों को इंसाफ नहीं दिला पाए थे। नैयर ये शहर छोड़कर जाने ही वाला होता है कि प्रीत उसको फिर से हौसला दिलाती है और उससे कहती है कि हमें इसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। जिसके बाद नैयर और प्रीत मिलकर जलियांवाला बाग की फिर से ज़ीरो से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और यहाँ पर नैयर को पता चलता है कि ऑफिसर डायर बचपन से ही जहनी मरीज़ होता है, जिसकी वजह से उसे भारतीयों से शुरू से ही नफ़रत थी, और इसी की नफ़रत की वजह से उसने जलियांवाला बाग में उन भारतीयों पर हमला कराया और उन सब की जान ले ली। नैयर इस सब के सबूत इकट्ठे करता है और इसके बाद वो एक बार फिर से कोर्ट में केस फाइल कर देता है, और इस बार वो केस हाई कोर्ट में अपील करता है।
यहाँ पर वो तमाम सबूतों की रोशनी में डायर को गिल्टी प्रूव कर देता है, जिसके बाद डायर की जॉब ख़त्म कर दी जाती है और फाइनली काफ़ी मुद्दत बाद जाके उन सब सिखों को इंसाफ मिला था, जिसके बाद नायर बहुत खुश होता है और यहाँ पे ये मूवी एक हैप्पी नोट पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जो कि रियल लाइफ बेस पे इंसिडेंट है। आल्थो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गुड मूवी, बट इट इज़ अ वन टाइम वॉच मूवी एज वेल। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।